दोस्तों, आप इस फिल्मी पर्दे के एक दिन के सीएम शिवाजी राव को तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको रियल लाइफ के एक दिन के पीएम के बारे में पता है? वो भी अपने ही देश भारत में। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ इस छोटी सी यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली के बारे में, जहाँ एक आईएएस ऑफिसर को एक दिन का पीएम बनाया जाता है ताकि इस टेरिटरी का इंडिया में मर्जर कराया जा सके। जब भारत में पोर्टुगीज कॉलोनीज की बात होती है तो हमारे दिमाग में केवल गोवा और दमन दीव का ही ख्याल आता है, लेकिन हम उस दादरा और नगर हवेली को भूल जाते हैं जो पुर्तगालियों से 1954 में ही आज़ाद हो गया था। गोवा और दमन दीव से उलट यहाँ की लड़ाई इंडियन मिलिट्री ने नहीं बल्कि यहाँ के लोकल्स ने लड़ी थी, जिसमें इंडिया का लेफ्ट और राइट एक हो गया था। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को पूरे 7 साल लग जाते हैं इस टेरिटरी को इंडिया में मर्ज कराने में। तो आखिर इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने लंबे समय तक दादरा और नगर हवेली अपने देश का हिस्सा नहीं बन पाया? और कैसे कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस ने मिलकर यहाँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के दादरा और नगर हवेली और इसके आसपास के एरियाज पर हिस्टोरिकली कोली रूलर्स रूल करते थे। इन्हें 13th सेंचुरी के आसपास राजपूतों ने हराया और राजस्थान के एक राजपूत प्रिंस राम सिंह ने खुद को रामनगर यानी आज के धर्मपुर का महाराणा डिक्लेयर कर दिया। उस समय नगर हवेली इस रामनगर स्टेट का एक परगना हुआ करती थी। अब परगना की बात करें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जिसे उस समय कई गांवों से मिलकर बनाया जाता था। लगभग 4 सेंचुरीज की राजपूत डोमिनेशन के बाद इस इलाके पर शिवाजी महाराज की नज़र पड़ती है और वो इसे एक एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया देखते हैं। सो उन्होंने इस रीजन पर कब्जा कर लिया। हालांकि शिवाजी महाराज की डेथ के बाद मराठास और मुगल्स के बीच लगातार चले युद्ध के कारण मराठास कमजोर हो जाते हैं और इस दौरान राम सिंह के ही वंशज राजपूत राजा सोमशाह ने इस इलाके पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। अब एंट्री होती है पुर्तगालियों की, जिन्होंने गोवा, दमन दीव, वसई और बॉम्बे के आइलैंड्स पर बिना किसी खास चुनौती के कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी समय पुणे में बाजीराव पेशवा का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और वे धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे थे। सो इन्हीं बाजीराव पेशवा के भाई चीमाजी अप्पा की लीडरशिप वाली मराठा आर्मी ने 1739 में बॉम्बे और वसई के आसपास के इलाकों को पुर्तगालियों से छीन लिया और अब पुर्तगाली केवल गोवा और दमन दीव तक ही सीमित रह गए थे। साल आता है 1772 और इस समय एक ऐसी घटना होती है जो दादरा और नगर हवेली के फ्यूचर को बदल के रख देती है। दरअसल इसी साल मराठा नेवल कमांडर जानोजी धोड़प ने पोर्टुगीज शिप संताना को कैप्चर कर लिया। पुर्तगालियों ने इस शिप को वापस मांगा, मगर पेशवा माधवराव ने उनकी ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इसी समय मराठा एम्पायर को अंग्रेजों और निजामों से तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ रहा था, साथ ही उनमें अंदरूनी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। 1776 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ पुर्तगाली सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वे मराठाओं से अच्छा खासा बार्गेन कर सके, क्योंकि वे मराठाओं से युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 1779 में अंग्रेज मराठाओं से तालेगांव का युद्ध हार जाते हैं और पुर्तगालियों को वो मौका मिल जाता है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। पोर्टुगीज गवर्नर पेड्रो ने एक बार फिर से पेशवाओं के सामने संताना शिप के कंपनसेशन का इशू उठाया और इसके बदले में उन्होंने आज के दादरा और नगर हवेली के 65 गांवों का रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मांग लिया। साथ ही उन्होंने मराठास को ये एश्योरेंस दिया कि जैसे ही संताना शिप को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, वैसे ही वे दादरा और नगर हवेली को मराठास को वापस कर देंगे। इस समय मराठा अंग्रेजों से ही वॉर में जूझ रहे थे, इसलिए वे पुर्तगालियों से वॉर का एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाह रहे थे। इसलिए वे पेड्रो के इस ऑफर को मान जाते हैं और इस तरह दादरा नगर हवेली में पोर्टुगीज रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। बाद में पुर्तगाली जवाहर के राजा से 7 और गांव खरीद लेते हैं, जिससे दादरा और नगर हवेली 72 गांवों की एक टेरिटरी बन जाती है। मराठाओं के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाकर 1785 में पुर्तगालियों ने अपने आप को दादरा और नगर हवेली का शासक डिक्लेयर कर दिया। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की अंग्रेजों के हाथों डिसाइसिव हार के बाद पोर्टुगीज दादरा और नगर हवेली के इफेक्टिव रूलर बन जाते हैं। 1783 से 1947 के दौरान यहाँ के लोकल्स कई बार इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन करते हैं,
मगर पुर्तगालियों द्वारा उन्हें बेरहमी से कुचल दिया जाता है। 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया में केवल फ्रेंच और पुर्तगाली ही रह गए थे। फ्रेंच तो चुपचाप चले जाते हैं, मगर पुर्तगाली गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अपना इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब एक तरफ इस मुद्दे पर इंडियन गवर्नमेंट पुर्तगाल से डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बात कर रही थी, मगर दूसरी तरफ इन टेरिटरीज में पोर्टुगीज के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। इसी समय गांधी जी ने भी बोल दिया कि गोवा और दूसरी पुर्तगाली टेरिटरीज को इंडिया से अलग रहकर अपने अलग कानून चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट और पोर्टुगीज गवर्नमेंट के बीच जब गोवा और अदर पोर्टुगीज टेरिटरीज को लेकर हो रही बातचीत टूट जाती है, तो आखिरकार यहाँ के रेजिडेंट्स का सब्र का बांध टूट जाता है और ये लोग अब पुर्तगालियों के अगेंस्ट सीधा युद्ध छेड़ देते हैं। दादरा और नगर हवेली की बात करें तो एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और गोवान पीपल्स पार्टी ने लगभग 2 लाख वर्ली ट्राइब्स के लोगों को इकट्ठा किया और पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन चलाने लगे। दूसरी तरफ गोवा के संगठन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आज़ाद गोमांतक दल भी अब दादरा नगर हवेली को आज़ाद कराने के लिए कूद पड़े, क्योंकि इनका मानना था कि गोवा को आज़ाद कराने से पहले दादरा नगर हवेली को आज़ाद कराना जरूरी है, क्योंकि इससे पुर्तगालियों का मोराल डाउन हो जाएगा और फिर गोवा को आज़ाद कराना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। राइटर रतन शारदा ने अपनी बुक द संघ एंड स्वराज में लिखा है कि 1953 में जब दादरा नगर हवेली में आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही थी, तब आरएसएस के स्वयंसेवक राजा वाकड़कर और नानक कजरेकर कई बार वहां की ग्राउंड रियलिटी का असेसमेंट करने गए थे। अप्रैल 1954 में एनएलएमओ, आज़ाद गोमांतक दल और आरएसएस ने दादरा और नगर हवेली को आज़ाद कराने के लिए हाथ मिला लिया। तो अब लोहा गर्म हो ही चुका था, बस चोट करने की देर थी। 22 जुलाई 1954 को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर फ्रांसिस मैस्करेनस और विमान सरदेसाई के लीडरशिप में एक टोली ने दादरा के पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, जहां केवल 3 पुर्तगाली पुलिस के जवान मौजूद थे। यहाँ पर हुए कॉन्फ्लिक्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है और बाकी 2 सरेंडर कर देते हैं और अगली ही सुबह दादरा आज़ाद हो जाता है। अगला असॉल्ट 28 जुलाई को नरोली पे होता है, जहां आरएसएस और आज़ाद गोमांतक दल के लगभग 30 से 40 एक्टिविस्ट यहां के पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देते हैं। 5 पुलिसमैन के सरेंडर के बाद नरोली भी आज़ाद हो जाता है। इसके बाद 30 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में आदिवासी लोगों का एक ग्रुप लुहारी पर अटैक करता है और इस कस्बे को भी बिना किसी मुश्किल के आज़ाद करा लिया जाता है। अब बारी सिलवासा की थी, लेकिन इस समय कांग्रेस कम्युनिस्ट्स के बढ़ते प्रभाव से ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही देश के पार्लियामेंट में मेन ऑपोजिशन पार्टी थी। कहा जाता है कि तत्कालीन बॉम्बे के सीएम मोरारजी देसाई ने स्पेशल रिजर्व पुलिस को ऑर्डर देकर रूप जी कुडू सहित कई टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स को सिलवासा जाते समय रास्ते से ही अरेस्ट करवा लिया था। चूंकि दादरा और नगर हवेली एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी थी, इसलिए स्पेशल रिजर्व पुलिस उस समय दमन दीव और गोवा के रास्ते किसी भी हथियार की सप्लाई को रोकने के साथ साथ अनआइडेंटिफाइड इंडियन इनकर्जन को होने नहीं देती थी। हालांकि उस पर्टिकुलर टाइम पर इस फोर्सेस के जवान किसी भी क्रांतिकारी को दादरा और नगर हवेली में घुसने से नहीं रोक रहे थे। इसी समय पुणे के संचालक विनायक राव आप्टे ने करीब 150 स्वयंसेवकों को सिलवासा की ओर भेज दिया और इन लोगों ने 1 अगस्त को लावच्छा से सिलवासा पर अटैक कर दिया। वर्ली ट्राइब्स, आज़ाद गोमांतक दल, एनएलएमओ और आरएसएस के लोगों ने सिलवासा को चारों ओर से घेर लिया और यहाँ पर तैनात पुलिस ऑफिसर कैप्टन फिडाल्गो को सरेंडर करने के लिए कहा। कोई रिस्पांस न मिलने पर क्रांतिकारियों ने अगले दिन सिलवासा पर धावा बोल दिया और कैप्टन फिडाल्गो अपने 150 साथियों के साथ साउथ में खानवेल की ओर भाग निकला और इसी के साथ 2 अगस्त 1954 को सिलवासा भी आज़ाद हो गया और यहाँ पर तिरंगा फहराने के साथ ही भारतीय राष्ट्रगान गाया गया। लेकिन अब अफवाहें फैल रही थी कि पुर्तगाली दमन दीव के रास्ते यहाँ अपनी आर्मी भेज सकते हैं। हालांकि स्पेशल रिजर्व पुलिस हाई अलर्ट पर थी ताकि किसी भी पोटेंशियल पुर्तगाली मूवमेंट को रोका जा सके और यहाँ के क्रांतिकारियों की रक्षा की जा सके। 10 अगस्त को इन क्रांतिकारियों ने खानवेल पर भी धावा बोल दिया और 11 अगस्त को कैप्टन फिडाल्गो के सरेंडर के साथ ही दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के चंगुल से आज़ादी मिल गई। अब भले ही दादरा नगर हवेली आज़ाद हो चुका था, मगर पुर्तगाल हार मानने को तैयार नहीं था और वो अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पर दादरा नगर हवेली का मामला उठा रहा था। अब इंडिया को इंटरनेशनली आइसोलेट होने का डर था, क्योंकि उस समय और बल्कि आज भी इन फोरम्स पर अमेरिका और यूरोपियन देशों की ही चलती है।
इसलिए दादरा नगर हवेली तुरंत इंडिया में मर्ज नहीं होता है और वरिष्ठ पंचायत नाम की लोकल बॉडी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। 12 अप्रैल 1960 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगाल के सोवरेन राइट्स है। इससे यहाँ के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है और वरिष्ठ पंचायत इंडिया से तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने की मांग करती है। अगस्त 1961 में जब इंडियन गवर्नमेंट गोवा और दमन दीव के मिलिट्री इन्वेजन की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान एक आईएएस ऑफिसर केजी बदलानी को दादरा और नगर हवेली का एक दिन का पीएम बनाकर भेजा जाता है ताकि इन टेरिटरीज को भारत में मर्जर कराने की शर्तों का अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। केजी बदलानी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते ही दादरा और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 यानी क्रांतिकारियों के द्वारा आज़ाद कराए जाने के ठीक 7 साल बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th अमेंडमेंट के द्वारा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसके कुछ ही महीने बाद गोवा और दमन और दीव भी इंडिया के पार्ट बन जाते हैं और 1974 में कार्नेशन रिवॉल्यूशन के बाद पुर्तगाल भी गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली पर इंडियन सोवरेनिटी को मान्यता दे देता है। तो जब भी हम इंडिया में आर्म्ड रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन असलियत ये है कि इन लोगों को या तो बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली या ये पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन दादरा और नगर हवेली के आर्म्ड रेसिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए हम इसे भारत की आज़ादी की लड़ाई का एकमात्र सक्सेसफुल आर्म्ड रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन क्रांतिकारियों को इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, जैसा कि ब्रिटिशर्स से लड़ रहे इन क्रांतिकारियों के पास बिल्कुल नहीं था। साथ ही हमारे लिए ये सीखने की बात है कि अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भुलाकर हम साथ आ जाएं तो एज अ नेशन हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि दादरा और नगर हवेली का ये संघर्ष इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फॉरगॉटन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता चल सके। साथ ही मेरे इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा जिसमें मैंने भूटान के भारत में मर्जर ना हो पाने की वजह बताई है, और इस वीडियो को भी जिसमें तुर्की को यूरोपियंस से आज़ादी कैसे मिली इसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है।